हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर। आज से हम आप लोगों के लिए हिस्ट्री की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। देखिए, पढ़ना जितना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी यह पता होना है कि पढ़ाई कैसे की जाए, किसी चैप्टर को कैसे चरणबद्ध तरीके से पढ़ा जाए जिससे वह इंटरेस्टिंग भी लगे और कंप्लीट भी हो जाए। मैंने आज के अपने टॉपिक जो कि प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल है को इसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से अवश्य दें, जिससे मैं आगे आपको इसी तरह टॉपिक वाइज एक एक करके चैप्टर पढ़ा दूं और पूरी हिस्ट्री आपकी समाप्त हो जाए। तो हम आज एंशियंट हिस्ट्री का पहला चैप्टर प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने के पहले हमें एंशियंट हिस्ट्री का विभाजन यानी प्राचीन इतिहास का विभाजन समझना होगा। दो आधार पर इसे बांटा जा सकता है। एक तो स्रोतों के आधार पर, जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर। तो स्रोतों के आधार पर तीन काल में इसे बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह काल है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पाषाण काल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको दिया है पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, परंतु जो साक्ष्य उपलब्ध हैं उसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकती। जैसे कि सिंधु सभ्यता की लिपि जो मिली है वो पढ़ी नहीं जा सकती। साक्ष्य उसके लिखित मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सकते। और ऐतिहासिक काल क्या है? जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और लिपि का अध्ययन भी संभव है, जैसे कि वैदिक काल और उससे आगे का काल। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास का विभाजन साक्ष्यों के आधार पर, स्रोतों के आधार पर तीन तरह से किया गया है। आगे प्राचीन इतिहास का विभाजन प्रयोग में ली जाने वाली धातु के आधार पर किया गया। तो तीन तरीके से फिर विभाजन किया गया इसका। पाषाण युग, तो इतिहास का वह काल जिसमें औजार और हथियार बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, वो पाषाण काल कहलाया। फिर उसके बाद इतिहास का वह काल कांस्य युगीन काल कहलाया, जिसमें कांसा का यूज किया जाता था हथियार और औजार बनाने के लिए। ठीक है, कांसा, तांबा और टिन मिलाकर बनाते हैं। तो इस सिंधु सभ्यता का जो काल था वो कांस्य युगीन सभ्यता भी कहलाती है, क्योंकि इसमें कांसे का व्यापक प्रयोग देखने को मिलता है। आगे लोहे की खोज हो गई, और लोहे की खोज विकास में सबसे ज्यादा सहायक रही। वैदिक काल और उससे आगे का समय जो है लोहे की खोज लौह युगीन काल कहलाता है, क्योंकि इस काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पाषाण काल जो हमें पढ़ना है, पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल। तो शुरू करते हैं पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल का वर्गीकरण। तो पाषाण काल को तीन कालक्रम में विभाजित करते हैं। पहला पुरा पाषाण काल है, जिसे पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं इंग्लिश में। मध्य पाषाण काल, जिसे मीसोलिथिक एज बोलते हैं। देखिए, इसकी इंग्लिश मीसोलिथिक एज है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे इसके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड माइक्रोलिथ। ठीक है, सूक्ष्म औजारों का प्रयोग होता था मध्य पाषाण काल में। तो माइक्रोलिथ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार क्वेश्चन भी ये आ चुका है। आगे नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज। तो पाषाण काल को तीन कालक्रम में विभाजित किया गया: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो आगे इनका काल देखते हैं कि कब से कब तक पुरा पाषाण काल रहा, उसके बाद मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक पुरा पाषाण काल था। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल जो कि 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक था। बीसी मतलब ईसा पूर्व। और नव पाषाण काल 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक रहा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये भी 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक है और ये भी 10,000 से। तो आपको लग रहा होगा ये दोनों काल एक साथ कैसे चल रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच संक्रमण काल था। जैसे वर्तमान में विकसित और अविकसित देश की तुलना करें तो एक ही समय में दो ऐसे देश हैं जहां पर डेवलपमेंट में बहुत फर्क है। ऐसे ही उस समय कुछ स्थानों पर सभ्यता का विकास इस तरह से हो चुका था कि वो नव पाषाण काल की स्थिति में चल रहा था एक ही समय पर, और कुछ जगह पर सभ्यता का कम विकास हुआ था, इसलिए वहां पर मध्य पाषाण काल चल रहा था। आगे देखते हैं इन तीनों को, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया। तो पुरा पाषाण काल को तीन चरण में विभाजित किया गया: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन इससे आता नहीं है, इनके कालक्रम को नहीं पूछा जाता कि कब से कब तक ये सब था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है यहाँ से कि होमो सेपियंस का जो उद्भव हुआ था वो कब हुआ था। तो
अगर तीनों यही तीनों आते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तब तो आप पुरा पाषाण काल लगा दोगे। लेकिन अगर पुरा पाषाण काल में पूछा जाता है और ये तीन ऑप्शन दिए जाते हैं तो उच्च पुरा पाषाण काल आंसर होगा। उच्च पुरा पाषाण काल में आधुनिक मानव या होमो सेपियंस का उद्भव हुआ था। ठीक है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो ये तो हमने पहले भी देखा कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल संक्रमण काल थे। चलिए आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें देखते हैं तीनों में, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में इनके गुण क्या थे, विशेषताएं क्या थी और लक्षण क्या था, क्या आविष्कार किया इन तीनों काल में अलग अलग। तो पुरा पाषाण काल में देखेंगे तो आखेटक थे ये लोग, शिकारी थे, ठीक है, खाद्य संग्राहक थे, मतलब भोजन इकट्ठा करते थे, कृषि और पशुपालन का इन्हें ज्ञान नहीं था, इसलिए कच्चे मांस और फल पर ज्यादा निर्भर थे। ठीक है, दूसरे मध्य पाषाण काल में देखेंगे तो काफी कुछ सिमिलर है। आखेटक ये भी थे, खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, खाद्य संग्राहक होने की वजह से क्या होता था, खाद्य संग्राहक मतलब भोजन इकट्ठा करने वाले, तो भोजन के लिए दर बदर ये लोग भटकते थे, इसलिए इनकी जिंदगी खाना बदोश से थी। ठीक है, पशुपालन की शुरुआत हो गई थी लेकिन व्यापक स्तर पर नहीं, शुरू हुआ था, और कुत्ता प्रथम पालतू जानवर था। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि प्रथम पालतू जानवर कौन सा था, तो कुत्ता था। ठीक है, नव पाषाण काल में हम देख रहे हैं कि कृषि की शुरुआत हो गई और पशुपालन का व्यापक रूप देखने को मिला। ठीक है, अब कृषि की शुरुआत हो गई तो भोजन के लिए इधर उधर भटकना नहीं था, इसलिए ये लोग अस्थायी निवास करने लगे। अस्थायी निवास करने लगे मतलब इन्होंने समाज की स्थापना की, एक जगह रहने लगे तो समाज बना, और समाज की स्थापना नवपाषाण काल में देखने को मिलती है। आगे देखते हैं क्या क्या प्रमाण मिला इंपॉर्टेंट इनमें। मानव खोपड़ी का प्रमाण मिला। ठीक है, पूरा पाषाण काल में मानव खोपड़ी का प्रमाण मिला मध्य प्रदेश के हथनौर से। ठीक है, आगे चल के हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे हर काल के महत्वपूर्ण स्थल के बारे में। ठीक है, लेकिन पहले जान लीजिए कि मानव खोपड़ी का प्रमाण जो मिला था वो मध्य प्रदेश के हथनौर से मिला था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूरा पाषाण काल में मिला था। आधुनिक मानव या होमोसेपियंस का उद्भव उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ था, और मध्य पाषाण काल में मानव कंकाल का प्रमाण मिला था। मानव कंकाल के प्रमाण मिलने का क्या तात्पर्य है कि जब कोई मृत शरीर दफनाई जाएगी तभी मानव कंकाल का प्रमाण मिलेगा, अगर वो दफनाई नहीं गई होती तो मानव कंकाल का प्रमाण नहीं मिलता। इसका मतलब दफनाना जो है मध्य पाषाण काल में शुरू होता है। ठीक है, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, मध्य पाषाण काल में मानव के साथ खाने पीने की वस्तुएं और उनके औजार हथियार ये सब दफनाए जाते थे। नव पाषाण काल में उनके साथ उनका पालतू जानवर भी दफनाया जाता था। आगे पूरा पाषाण काल की और विशेषता देख रहे हैं तो इसमें हैंड एक्स संस्कृति और चापर चापिंग टेबल संस्कृति का उद्भव हुआ था। ठीक है, हैंड एक्स संस्कृति मद्रास की संस्कृति थी। हैंड एक्स और ये सब हथियार हैं, चापर चापिंग टेबल जो है ये हथियार है, क्योंकि पूरा पाषाण काल के ज्यादा साक्ष्य नहीं मिले थे, केवल हथियारों और औजारों के आधार पर सब कुछ अंदाजा लगाया गया था, इसलिए हथियारों के हिसाब से ही उस संस्कृति को नाम दे दिया गया। हैंड एक्स संस्कृति मतलब मद्रास की संस्कृति जो थी, और चापर चापिंग टेबल संस्कृति जो थी वो सोहन घाटी की संस्कृति थी। ठीक है, आगे डिटेल में सब हम देखेंगे। मध्य पाषाण काल में हाथ से बने मृत भांड का प्रमाण मिलता है, ये इलाहाबाद के चौपानी मांडो से मिलता है। ठीक है, आगे ये भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। मृत भांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, और ये पहले हाथ से बनाया जाता था, फिर जब पहिए का आविष्कार हो गया तो चाक पे बनाया जाने लगा। और नव पाषाण काल की सबसे बड़ी जो खोज थी पहिए की खोज थी, और पहिए की खोज की वजह से जो मृत भांड मिले हैं वो व्यवस्थित मृत भांड मिले हैं। ठीक है, चाक पे बनाया जाने लगा, पहिए की खोज की वजह से चाक बन गया, और चाक पे मृत भांड जो बनाए गए वो व्यवस्थित मृत भांड थे। आगे देखते हैं तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया था, परंतु प्रयोग का ज्ञान नहीं था इन्हें। ठीक है, आग का आविष्कार इन्होंने पत्थरों को लड़ाकर आग तो देख लिया था कि आग इससे निकल रही है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं था कि इसका प्रयोग क्या होगा। ठीक है, इन्होंने आग के उपयोग की तो शुरुआत की, परंतु मांस जो है भोजन पका के नहीं खाते थे। ठीक है, ये कच्चा मांस ये तब भी खाते थे, और खेती की खोज नहीं हुई थी, कृषि की खोज नहीं हुई थी मध्य पाषाण काल तक, तो ये मांस पर ही डिपेंडेंट थे, मांस और कंदमूल फल पर, और जो खाते थे वो कच्चा मांस खाते थे। ठीक है, लेकिन नव पाषाण काल में बहुत सारी चीजें आगे बढ़ चुकी थी, आग का उपयोग भोजन पकाने में किया जाने लगा, और वस्त्र निर्माण भी शुरू हुआ। ठीक है, वस्त्र निर्माण का हमें यहाँ पर साक्ष्य मिलता है, भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र मिले हैं उससे साक्ष्य मिलता है। और इसके पहले क्या थे, लोग अपना शरीर पत्तों वगैरह से ढकते थे, लेकिन नव पाषाण काल में वस्त्र का निर्माण होने लगा क्योंकि कृषि की शुरुआत हुई, और मेहरगढ़ से साक्ष्य मिले हैं कपास की खेती के। ठीक है, गेहूं जौ और कपास की खेती के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं।
तो अगर कपास की खेती होने लगी तभी वस्त्र का निर्माण शुरू हो गया था नवपाषाण काल में। ठीक है, तो आगे हम तीनों कालों के औजार और हथियारों को देखते हैं कि क्या मेन औजार और हथियार थे उस टाइम पे। पूरा पाषाण काल के जो हथियार और औजार थे पत्थर से ही बनते थे। क्वार्टजाइट, सल्क और ब्लेड, तीन तरह के पत्थर का यूज होता था। ये क्वेश्चन आते भी हैं, इनका नाम देके पूछ लिया जाता है, मिलान करने को पूछा जाता है पीसीएस वगैरह के एग्जाम में, तो ये ध्यान रखिएगा। और देखिए पूरा पाषाण काल जो था इसमें केवल बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था। ये लोग बड़े जानवर का ही शिकार करते थे, इसीलिए बड़े हथियार का प्रयोग करते थे। हैंड एक्स हुआ, खुरचनी मतलब स्क्रैपर, या बेधक पॉइंट मतलब नुकीला पत्थर जो होगा उसका यूज करते थे लोग शिकार करने के लिए। मध्य पाषाण काल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई कि ये बड़े जानवरों के बाद छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगे। छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए इन्हें छोटे पत्थरों का औजार चाहिए था, तो इन्होंने छोटे पत्थरों के नुकीले हथियार बनाए। बहुत सारे शेप में हथियार मिले, ठीक है, छोटे हथियार जिससे छोटे जानवरों का भी शिकार किया जा सके। और उनकी संरचना जो थी, ब्लेड नुकीला हथियार था, ठीक है, क्रोड था, पॉइंट शेप में था, ट्रायंगल शेप में था, ठीक है, और ल्यूनेट मतलब नया चंद्रमा जिस आकार का होता है उस आकार में था। तो अलग अलग आकार के इन्होंने छोटे हथियार बनाए, इसलिए इसको माइक्रोलिथेज भी बोलते हैं। जैसे इसका नाम मेसोलिथिक है और माइक्रोलिथ माँ से नाम भी है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण काल में हथियार थोड़े ज्यादा अच्छे क्वालिटी के बनने लगे और जो पत्थर का प्रयोग हुआ, स्लेट पत्थर का यूज हुआ, घिसे हुए और पॉलिश किए गए नुकीले हथियार बनाए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नवपाषाण काल की बहुत बड़ी देन मानी जाती है। ठीक है, दो तीन चीजें नवपाषाण काल में बहुत इंपॉर्टेंट हुई। आग का प्रयोग ये लोग सीख गए थे, खेती करने लगे थे ये लोग, और जो हथियार इनके बने वो घिसे हुए और पॉलिश किए गए नुकीले हथियार बने, और इनके मृदभांड जो थे वो बहुत व्यवस्थित मृदभांड थे, और इन्होंने अस्थियों और सींग से भी हथियार बनाए। तो चलिए आगे बारी बारी से देख लेते हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल को। ठीक है, तो सबसे पहले पुरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल देखते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट स्थल है मद्रास के पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूस फूट को पहला हैंड एक्स प्राप्त हुआ। नाम भी इनका इंपॉर्टेंट है, और मद्रास के पल्लवरम से ये मिला था पहला हैंड एक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे नाम से एक रॉबर्ट ब्रूस फूट का नाम आता है, और एक भारतीय पुरातत्व के जनक जो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, उनके नाम पर भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पाकिस्तान के निकट सोहन घाटी से पेबुल और चापर चापिंग संस्कृति के हथियार मिले। ये दोनों चीजें मैंने बताई कि एक जगह से हैंड एक्स संस्कृति पनपी थी और एक जगह से टेबल और चापर चापिंग संस्कृति का उदय हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे तो मद्रास के अतिरमपक्कम से कई औजार मिले, और मद्रास में स्थित कोतलायर नदी भी पुरापाषाण कालिक औजार के साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है। मद्रास के दो महत्वपूर्ण स्थल हमें मिले, पल्लवरम और अतिरमपक्कम। ठीक है, इन दोनों का नाम आता है एग्जाम में कि ये दोनों स्थल जो हैं पल्लवरम और अतिरमपक्कम, ये किस काल से संबंधित है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो ध्यान रखिएगा नाम। आगे देखेंगे तो मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के हथनौर से मानव खोपड़ी का प्रथम प्रमाण मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, हथनौर मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से। अगला है मध्य प्रदेश में भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका की गुफाओं से आदि मानव के निवास स्थल और पुराचित्रों के अवशेष मिलते हैं। और ये जो चित्र मिले हैं भीमबेटका की गुफाओं से, ये पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक संबंधित है। ठीक है, तो इसमें नवपाषाण काल के भी बहुत सारे साक्ष्य हैं, मध्य पाषाण काल के भी बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, भीमबेटका की गुफाओं से। ठीक है, ये दो नाम हमने ध्यान दिया, पल्लवरम और अतिरमपक्कम। फिर हथनौर से मानव खोपड़ी मिली, फिर भीमबेटका की गुफाओं से आदिमानव के निवास स्थल और पुराचित्रों के अवशेष मिले हैं। जो भीमबेटका की गुफाओं से चित्र प्राप्त हुए हैं उससे बहुत सारे साक्ष्य मिल गए और बहुत कुछ का अंदाजा लगा उसी टाइम पे। ठीक है, पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल में मनुष्य अपने शरीर पत्ते से ढकते थे, उसके बाद नवपाषाण काल में कपड़े पहने होते थे। तो इन सभी का प्रमुख साक्ष्य जो मिला है वो भीमबेटका की गुफाओं से ही मिला है। अगला है महाराष्ट्र के नेवासा के निकट चिरकी से हैंड एक्स, खुरचनी और बेधक पाए गए। नेवासा के बारे में भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के निकट बेलन घाटी भी तीनों कालों से संबंधित है। ठीक है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों कालों से संबंधित है बेलन घाटी। तो हमने इसमें दो स्थल पढ़े, भीमबेटका की गुफाएं और बेलन घाटी, ये दोनों तीनों कालों से संबंधित है। आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल जो थे। तो राजस्थान का बागौर,
ये दो इंपॉर्टेंट स्थल यहाँ पर थे, राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़। ये दोनों बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। मध्य पाषाण काल के सबसे प्रमुख स्थल यही थे। राजस्थान का जो बागौर है भीलवाड़ा के निकट है, ये मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है बागौर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित सराय, नहर राय और महदहा से प्राप्त बस्तियों से स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं। स्तंभ गर्त, ठीक है। स्तंभ गर्त क्या होता था? स्तंभ गर्त का अर्थ है रहने के लिए फर्श पर ऐसे गर्त जिनमें स्तंभ गाड़े गए हैं और उनके ऊपर छत लगाई गई है। जैसे कि अभी भी आप देखते हो कि बिम डालकर छत लगाई जाती है, तो जो पावे की नींव होती है उसके साक्ष्य मिले हैं उस समय से। और समाधियों से अंत्योष्टि संस्कार के बारे में जानकारी मिलती है। शव के साथ औजार और खाद्य सामग्री भी दफनाए गए। तो इन दो जगहों से, महदहा और सराय नहर राय से जो समाधियां मिली हैं उसमें शव के साथ औजार और खाद्य सामग्री भी दफनाए गए थे। आगे देखेंगे इलाहाबाद के चौपानी मांडो, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। यहाँ भी पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के चरण का पता चलता है। यहाँ से क्या मिला है? हाथ से बने मृत भांड के साक्ष्य मिले हैं। और मिर्जापुर के लेखैया से 17 नर कंकाल के प्रमाण मिले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, दोनों उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश के जितने एग्जाम होंगे दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चौपानी मांडो और मिर्जापुर का लेखैया। आगे है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ शैलाश्रय समूहों में 25,000 सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए। और मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण काल युग के 2 शैलाश्रय मिले, जिनका नाम था जम्बूद्वीप और डोरोथी द्वीप। ये भी दोनों जगह पूछी गई है एग्जाम में, जम्बूद्वीप और डोरोथी द्वीप। ये सभी किस काल से संबंधित हैं? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। और राज्य का नाम पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश, ठीक है। तो दो चीजें ध्यान रखिएगा किसी भी स्थल को पढ़ते टाइम, यहाँ से क्या महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला था और ये किस राज्य से संबंधित है और ये किस काल से संबंधित है। तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है और किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। आगे नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल देखते हैं। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से गेहूं, जौ और कपास की खेती के प्रमाण मिले। मेहरगढ़ वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग जानते भी हो, आपको पता भी होगा, लेकिन कपास के बारे में जरूर जानिएगा कि मेहरगढ़ से कपास के भी साक्ष्य मिले, कपास की खेती के भी। अगला है कश्मीर के बुर्ज होम से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। जगह नाम ध्यान रखिएगा, बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में है। और कश्मीर के गुफा कराल से गर्तवास का प्रमाण मिलता है। गर्तवास का क्या मतलब है? कि जमीन के अंदर घर बनाकर रहने का प्रमाण मिला है। तो दो जगह कश्मीर की है, नवपाषाण काल से संबंधित है। नाम ध्यान रखिएगा, बुर्ज होम और गुफा कराल। बुर्ज होम में क्या मिला? मालिक के साथ कुत्ता दफनाया गया था। और गुफा कराल से गर्तवास का प्रमाण मिलता है। नाम भी देखिए इंपॉर्टेंट है, गुफा है और ये गर्तवास है और ये नाम बुर्ज होम है। अगला है इलाहाबाद के निकट कुलडीहवा से धान उगाने का प्रमाण मिलता है। यह विश्व के चावल की खेती का सबसे पुराना साक्ष्य है। ये भी आपको पता ही होगा क्योंकि 2-3 चीजें आप जरूर जानते होंगे, आपने अगर प्राचीन इतिहास में कुछ भी पढ़ा है तो। इलाहाबाद के निकट कुलडीहवा के से धान उगाने का सबसे पुराना साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला है बिहार के चिरांद, ठीक है। ये भी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के चिरांद से भारी मात्रा में अवशेष मिले। तो नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल ये दो जो मैंने कश्मीर के बताए, ये तो जरूर ध्यान रखिएगा, बुर्ज होम और गुफा कराल, ठीक है। और मेहरगढ़ और कुलडीहवा ये तो आपको पहले से ही पता था। बिहार का चिरांद एक जगह और देख लेनी है। तीनों जगह के प्रमुख स्थल एक बार फिर से देख लेते हैं। पुरापाषाण काल में हमने क्या देखा? मद्रास की 2 जगह, पल्लवरम और अतिरमपक्कम, ठीक है। हथनौर जगह इंपॉर्टेंट थी। भीमबेटका और बेलन घाटी, ये तीनों काल से संबंधित है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल से, ठीक है। महाराष्ट्र की निवासा जगह के बारे में हमने देखा। और पाकिस्तान के निकट सोहन घाटी से एक संस्कृति का जन्म हुआ था जो उनके हथियार के टाइप पर आधारित थे। आगे देखेंगे मध्यपाषाण काल को रिकॉल करेंगे एक बार। तो राजस्थान का बागौर देखा हमने, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का चौपानी मांडो देखा जहां हाथ से बने मृत भांड का प्रमाण मिला था। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ शैलाश्रय समूह को देखा जहां 25,000 सूक्ष्म औजार मिले, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। सूक्ष्म औजार मध्य प्रदेश के आदमगढ़ शैलाश्रय समूह से मिले। और ये दो इंपॉर्टेंट नाम जम्बूद्वीप और डोरोथी द्वीप, ठीक है। नवपाषाण काल को रिकॉल करिए तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ और बुर्ज होम और हमने देखा गुफा कराल और इलाहाबाद का कुलडीहवा और बिहार का चिरांद।
तो दोस्तों इसी के साथ प्राचीन भारत का पहला चैप्टर प्रागैतिहासिक काल समाप्त होता है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। पहली वीडियो है मेरी हिस्ट्री की, तो इसलिए आप जरूर इसको बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।